मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम आपको गद्यांश 10 पढ़ाने जा रहे हैं। इससे ये मतलब उसकी है भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इससे पहले हमने आपको 2 पार्ट पढ़ाया था। आज हम आपको तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, गद्यांश 10। देखिए, हर प्रकार की प्रकृति जन और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य का मतलब होता है प्रकृति द्वारा उत्पन्न और मानवकृत यानी मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कितनी सारी विपदाएं आईं। इनकी विपदा माने क्या होता है? आपत्तियाँ, परेशानियाँ। इन सब का सामना करते हुए भी हम लोगों ने इन सब का सामना किया। भारत में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और उन सब का सामना करने के बाद भी हमारी जो सृजनात्मक शक्ति थी, सृजनात्मक शक्ति का मतलब होता है कि जो नए नए जो हम लोग वो करते हैं, मतलब नवीनीकरण करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं, नए नए निर्माण करते हैं। वो नए नए निर्माण यानी नवीनीकरण कह लीजिए कि नवीनीकरण की जो शक्ति थी वो हमारी कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे। कितने साम्राज्य बने और कितने मिटे? बहुत सारे साम्राज्यों का गठन हुआ, बहुत सारे ध्वस्त भी हुए, मिटे भी। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ और कितने संप्रदाय बने यहाँ पर, इनका उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। यानी बहुत सारे संप्रदाय बने, धर्म, जातियाँ यहाँ सब विकसित भी हुई। बहुत सारी जातियाँ और धर्म विकसित हुए, संप्रदाय बने, उनका पतन भी हुआ और उत्थान भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए का क्या मतलब है कि विदेशियों ने यानी अंग्रेज़ों ने हम पर आक्रमण भी किया और हमें बहुत अपमानित भी किया। प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए और प्रकृति के द्वारा भी बहुत सारी हमारे ऊपर समस्याएं आईं और बहुत सारी मानवों के द्वारा भी मुसीबतें आईं, परेशानियां आईं। तो मुसीबतों का पहाड़ हम पर आता रहा, पर फिर भी हम लोग बने रहे और हमारी संस्कृति भी बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही और उसी के साथ साथ हमारी जो सृजनात्मक शक्ति थी वो भी वैसी ही बनी रही। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति थी सभी संस्कृतियों से सबसे श्रेष्ठ रही, क्योंकि इतनी आपत्ति आने के बाद भी हम सब अपना जो हमारा जो निर्माण कार्य था वो हमेशा चलता रहा और हमारी एकता और हमारी जो सामूहिक एकता थी और मानवता थी उसको कभी भी कोई मिटा नहीं पाया। इसके बाद आता है गद्यांश 11। देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, हम अपने दुर्दिनों में भी मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सकें। दुर्दिनों माने होता है हमारे बुरे दिन, और मनुष्यों यानी जो हमारे जो विद्वान लोग होते हैं या बुद्धिमान भी कह सकते हैं, और कर्मयोगी जिन्होंने बहुत कर्म किए हैं, बहुत कर्मठ लोग हुए हैं। तो बहुत सारे यानी हमारे जो देश में, भारत देश में बहुत सारी मुसीबतें आईं, बुरे दिन हमने बहुत देखे, लेकिन बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया, भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। लेकिन फिर भी उस वक्त भी, उस समय भी संसार में ऐसे मनीषी यानी बहुत बुद्धिमान लोग और कर्मठ लोग पैदा हुए जो संसार के इतिहास से किसी युग में अत्यंत उच्च शासन के अधिकारी होते। यानी उन्होंने ऐसे समय में भी बहुत सारे कर्मयोगियों ने जन्म लिया और उन्होंने अपनी कुशलता और योग्यता का परिचय देते हुए ऊंचे पद पर कार्य भी किया। जैसे कह रहे हैं अपनी दास्तां के दिनों में हमने गांधी जैसे, देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे जब हमारी भारत की दास्तान लिखी जा रही थी तब क्या हुआ, यानी हमारा देश जब अंग्रेज़ों की जो है हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और तब ऐसे हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, और यानी गांधी जैसे कर्मशील धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी थे, और रविंद्र जैसे मनीष यानी बुद्धिमान कवि, और अरविंद और रमन जैसे महर्षि, यानी जो अरविंद घोष और रमन, ये सब एक बहुत महान क्रांतिकारी थे। ये सब क्रांतिकारियों को मतलब हमने जन्म दिया या हमारे देश में पैदा हुए, और उन्हीं दिनों हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक भी पैदा हुए। बहुत सारे ऐसे बहुत महान विद्वान और वैज्ञानिक लोग भी पैदा हुए। उद्भट विद्वान यानी उच्च कोटि के विद्वान और वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका सिक्का संसार आज भी मानता है, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं। यानी ऐसे ऐसे हालात आए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि संसार की बहुत सारी जातियां जो थीं वो मिट गईं। उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखा। तो बहुत सारी जातियाँ संसार में ऐसी थीं जो मिट गईं इन्हीं सब परिस्थितियों का सामना करते
करते, लेकिन हम सब जीवित भी रहे और अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक जो हमारा गौरव था उसको हमने बना करके भी रखा। अपने गौरव को कभी भी हमने झुकने नहीं दिया। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। यानी इसका क्या कारण बताया लेखक ने? देखिए, कह रहे हैं हम इसका कारण कि हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि इतनी गहरी है उसकी नैतिकता का, जिस नैतिकता के आधार पर हमारी संस्कृति ठहरी हुई है वो कैसी है? पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत, समुद्र से भी ज़्यादा गहरी और आकाश से भी ज़्यादा विशाल है। तो ये वाला भी आपको बच्चों कॉपी में करना है। आप लोग इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर आपको 6 करना है। अब आता है गद्यांश 12। देखिए, गद्यांश 12 में लेखक क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यानी जो हमारी संस्कृति है और हमारी जो एकता है वो हमारे देश का प्राण है और इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश, हमारे संप्रदाय और हमारे विभिन्न वर्ग और जातियाँ आपस में बंधी हुई हैं। क्या किससे बंधी हुई? हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, जो कि और हमारी सामूहिक एकता से, जो हमारा जो आपसी प्रेम है, हमारा आपसी भाईचारा है, उसी नैतिक चेतना के सूत्र के आधार पर हमारा जो गांव के हैं लोग और जो हमारे नगर के लोग हैं, हमारे अलग अलग जो संप्रदायों के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ग और जातियां हैं, सब आपस में एक दूसरे से एक सूत्र में बंधी हुई हैं। जहाँ उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में एकता भी है। सब अलग अलग है ना, विभिन्नता में यहाँ पे भिन्नता है, यानी भिन्नता में अभिन्नता है, यहाँ पर यानी अनेकता में एकता है। तो जहाँ उनमें सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में एकता भी है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। जनसाधारण यानी जो हमारे देश के जो आम जनता थी उनको इसी बात को पहचान लेने के लिए बापू ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने इनके नेतृत्व में क्रांति उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए उन्होंने इसी नैतिक चेतना का, किसका? सामूहिक चेतना का सहारा लिया था। यानी नैतिक चेतना का यानी त्याग और अहिंसा, यानी त्याग और अहिंसा की भावना के साथ उन्होंने उनके अंदर नैतिकता की भावना के साथ उसी का सहारा लेकर के उनके अंदर क्रांति पैदा की थी, उनको क्रांतिकारी बनाया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से वो शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। तो जनसाधारण जो थे उनका हृदय इसलिए आंदोलित हुआ था क्योंकि वो उन्हीं से शताब्दियों से प्रभावित भी रहे और प्रेरित भी रहे, क्योंकि उन्होंने किसके जो जनसाधारण लोग थे उनके अंदर उनके नेतृत्व में काम करने के लिए, उनके अंदर क्रांति उत्पन्न करने के लिए वो तत्पर रहे और नैतिक चेतना का सहारा लेकर उनके अंदर क्रांति की भावना पैदा की। अब आता है, ये आपको नहीं करना है, गद्यांश 13 आता है। देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें अपने समाज और देश में उन अन्याय अत्याचार जो हो चुके हैं हमारे देश में उसको हमें दोबारा अब नहीं होने देना है, अब नहीं करना है। जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं हमें ऐसा कार्य अब नहीं करना है। हमें अपने देश में ऐसा कुछ भी ऐसी जो अवस्थाएं हैं वो नहीं लाने देना है। तो हमें इसके लिए ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। यानी कि उसके पीछे जो व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान ना होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी। यानी कहने का मतलब यह है कि स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने आर्थिक व्यवस्था जो हमारी नैतिक चेतना और संस्कृति के अनुसार ही हमें अपनी बनानी है, और जो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत लाभ और जो भोग की भावना है वो उसको प्रधानता ना होकर, उस प्रधानता न देकर व्यक्ति के अंदर त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना होनी चाहिए। और हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए, यानी जिस तरह सबके लिए, जिसमें सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो, ना कि स्वार्थ में पड़ करके, व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर
स्वत्वों मतलब होता है अधिकार, कि हमारा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, यानी व्यक्ति अपने लिए केवल अपने अधिकार के लिए केवल स्वार्थी बन करके उस पर जोर ना दे, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने उसका ये कर्तव्य है कि वो सबके लिए अपनी जो सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए कि हमारी जो जितने भी हम भारत के वासी हैं, सब अपने आर्थिक कार्य ऐसी तराजू पर तौलें ताकि हम अपने माने उसमें जिसमें त्याग की भावना हो और अहिंसा हो और कल्याण की भावना हो, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो सके। नेक्स्ट आता है 14 गद्यांश 14। देखिए, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज क्या है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और विज्ञान मनुष्यों के हाथों में बहुत सारी अद्भुत और अतुल शक्तियाँ दे रहा है। यानी अतुल मतलब होता है जो अतुलनीय हो, जिसकी यानी तुलना ना की जा सके, ऐसी शक्तियाँ मनुष्य के हाथों में विज्ञान दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता ही रहेगा। यानी आज जो अद्भुत और अतुलनीय शक्ति जो हमें प्रदान हो रही है, उसको वो शक्तियाँ मानव जो प्रयोग करे तो उसको उचित रूप से किया जाना चाहिए, ना कि उचित रूप, लेकिन आज उचित रूप से किया नहीं जा रहा है। जहाँ पर क्या है, कैसे किया जा रहा है, जहाँ एक मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने और तथा अपने समूह के विकास के लिए उत्थान में करता है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समूह को गिराने के लिए भी करता है। तो हमें ऐसी भावना नहीं रखनी है और उसे इसलिए हमें उस भावना को जागृत करना है, और जिसमें सबका कल्याण हो, सबका फ़ायदा हो, और उसे जागृत रखने के लिए उसे ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित कर सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे समाज और राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो जिससे विज्ञान की शक्ति के जो दुरुपयोग हो वो भी रोका जा सके और अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए हमें जागृत करना होगा सबको। नैतिक अंकुश के बिना, कह रहे हैं, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, क्योंकि अगर विज्ञान यानी नैतिकता पर अंकुश लगाया गया, अगर उस पर नियंत्रण, अगर हमें जो नैतिक जो उस पर अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए, अगर नैतिक अंकुश के बिना, नैतिकता के पे बंधन, अंकुश माने होता है बंधन के बिना, शक्ति जो होती है वो मानव के हित के लिए नहीं होती है। वो नैतिक अंकुश ये चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग में नियंत्रण भी कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उसका उपयोग होता है वो विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए भी किया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्माण के स्थान पर विनाश के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसका जो उपयोग है वो हमें विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए ही करना चाहिए। मतलब ये है कि वर्तमान युग में अगर हम विज्ञान हमें शक्ति दे रहा है तो वो हमें कैसे करना है, हमें उसके कल्याण की दिशा में उसको ले जाना चाहिए। उसके लिए हमें सदा अग्रसर रहना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो हैं अपनी मतलब जो अतुल शक्तियाँ हमें मिल रही हैं वो हम कल्याण के कार्यों में लगाएं। अब आता है गद्यांश 15। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए। यहाँ पे लेखक ने अपनी जो इच्छा जाहिर की है, उन्होंने बताया कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यानी बहुत सारी, क्योंकि भाषाएं भारत में बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं जिनको हम सब समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी संस्थाएं बनाई जानी चाहिए जिससे जो है उन सारी भाषाओं का जो अनुवाद है, वो सारी भाषाओं का अनुवाद का सिलसिला जो है आदान प्रदान किया जाए, ताकि सारे लोग उनकी एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकें। यदि सारे भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। अगर इसके लिए यानी अगर हर तरफ ये जैसी संस्था हम मतलब लेखक की कामना है कि ऐसी संस्था खोली जाए, अगर सब भारतीय भाषाओं का इसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो होते हैं, यानी प्रतिनिधि करने वाले का मतलब होता है एक स्थान पर रह कर के काम करने वाला, कोई ऐसा एक स्थान पर रहकर काम करने वाला हो जाए तो सांस्कृतिक संगम अपने आप स्थापित हो जाएगा। यानी अलग अलग संस्कृतियों का एक संगम मिल करके एक हो जाएगा, तो इस बारे में बहुत सहूलियत होगी। साथ ही ये संगम साहित्यकों और प्रोत्साहन
भी प्रदान कर सकेगा। इसके साथ साथ ये संगम क्या होगा, जो साहित्यिक लिखने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहित करेगा और अच्छे साहित्य के जो के स्तर पर निर्धारण और सृजन करने में पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। यानी जो साहित्यकार हैं बड़े बड़े, वो भी इसका मतलब उनके लिए भी सहूलियत मिल जाएगी और वो भी इससे विभिन्न प्रकार के जो साहित्यकार हैं वो इसी के संगम से अपने साहित्य को बढ़ा सकते हैं और उच्च कोटि की साहित्य की रचना कर सकते हैं। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप क्या है, गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि ये सब देखे जाते हैं, क्योंकि ये सब भारत की जान है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। यही सारी वो कलाएं हैं जिसको भारत ये दिखा करके प्रदर्शित करता है कि ये सब हम सब में, यानी अनेकता में एकता है, हम सब एक हैं। हम मतलब एक सूत्र में बनकर हम अपनी शक्ति का, भारत जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसके बाद आता है गद्यांश 16। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यानी अगर कहीं पर धरती पर स्वर्ग है तो वो हमारे देश में ही है, यहीं पर है। ये स्वप्न और ये सपन, यानी जो धरती पर स्वर्ग का स्वप्न, ये तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार, प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। यानी ये तभी होगा जब पूरे संसार में, अगर हमें अपनी धरती को, अपने भारत को दोबारा स्वर्ग बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सत्य, अहिंसा और सेवा भाव को स्थापित करना होगा। और भारत के साथ साथ ये सत्य, अहिंसा और सेवा की भावना पृथ्वी के तमाम जो देश हैं, मानव जीवन जहाँ पर रह रहे हैं उन सब पर ये फैलाना होगा, ताकि ये जो हमारी ये सत्य, अहिंसा, त्याग की भावना है सारे संसार में फैल जाए और हमारी पृथ्वी जो हो फिर से स्वर्ग बनाने का जो हमारा जो सपना है वो साकार हो जाए। ये आपका लेसन बच्चों आज कंप्लीट हो गया है और जितने पैराग्राफ में हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो सारे पैराग्राफ आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सी यू।